हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ कंपनी जिसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये अगेन फ्रॉम द कंजम्पशन स्पेस एज प्रॉमिस्ड आर इथॉस लिमिटेड और दूसरा है टाइमेक्स इंडिया। तो इन दोनों का बिजनेस मॉडल क्विकली रिकैप करेंगे। इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस Q1 FY26 में कैसा रहा, नंबर्स क्या थे, वो सब देखेंगे। इनके लिए इन द FY26 व्हाट लाइज अहेड इन द रिमाइंडर ऑफ द ईयर, ये भी थोड़ा समझेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली दोनों कंपनीज कॉन कॉल करती नहीं है। इथॉस पहले करता था एवरी क्वार्टर, बट इन्होंने लास्ट क्वार्टर में जैसे अनाउंस किया था कि दे आर गोइंग टू डू कॉन कॉल एवरी अल्टरनेट क्वार्टर, तो एवरी 6 मंथ इनका कॉन कॉल होने वाला है। और टाइमेक्स तो करता ही नहीं है। तो आई जनरली वेरी ईगरली लुक आउट फॉर कॉन कॉल डिटेल्स, बिकॉज कि प्राइम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ से हमें मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव, टोन और इनका रिमाइंडर ऑफ द ईयर के लिए जो गाइडेंस है, ये सब चीजें थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग आता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। बट बेस्ड ऑन जो भी डॉक्यूमेंट्स, मीडिया रिलीज डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, जो भी चीजें अवेलेबल है, बेस्ड ऑन दैट विल ट्राई टू एंगेज इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा एंड व्हाट लाइज अहेड फॉर देम। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग विद इथॉस। तो इथॉस के हमने मल्टीपल टाइम्स प्रीवियसली भी डिस्कशन किया हुआ है। ये प्रीमियम लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में वॉच का रिटेलिंग का काम करती है। ये इनका प्राइम बिजनेस है। अब ये वॉचेस कहाँ से लाती है, तो प्राइमरीली स्विस वॉचेस ये वहां से इंपोर्ट करती है। इंडिया में इनका 80 स्टोर्स का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अभी करंटली अक्रॉस 26 सिटीज। तो रिटेलिंग का, लग्जरी गुड्स रिटेलिंग का इनका बिजनेस मॉडल है। इन्होंने रिसेंटली लग्जरी ज्वेलरी सेगमेंट में, लग्जरी लगेज सेगमेंट में एंट्री लिया है, बट दे आर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द बिजनेस येट। मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं है और ये अपने नंबर्स में अभी तक उसको सेपरेटली लिस्ट आउट भी नहीं करते। तो प्राइम बिजनेस इज स्टिल रिटेलिंग ऑफ लग्जरी वॉचेस। तो इस क्वार्टर के जो इनके नंबर्स है ना, हिस्टोरिकली जो फैक्टर्स इनको इंपैक्ट करते हैं ना, वही सेम फैक्टर्स है। पूरे FY25 में भी इनकी सेम स्टोरी थी। टॉप लाइन ग्रोथ, तो इनका जो इनका गाइडेंस है कि हम नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ 10 टाइम्स करेंगे, ये उस लाइन में बराबर जा रहे हैं। 25 to 26 इनको टॉप लाइन उसके लिए करना चाहिए। ये कर भी रहे। इस क्वार्टर का भी जो टॉप लाइन ग्रोथ है 27% है। तो उस डायरेक्ट उस टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है। टॉप लाइन का ग्रोथ इज स्टिल गुड। बट दिक्कत ये आती है जब इनका ऑपरेशन परफॉर्मेंस, जब हम नीचे देखते हैं कि भाई एबिटा लेवल पे और पैट पे क्या प्रॉब्लम्स है। तो दीज आर वेरी सेम पॉइंट जो इनके FY25 में भी प्रॉब्लम्स थे। एक दो फैक्टर्स है। एक तो इनका जो स्टोर एक्सपांशन का पेस है वो बढ़ रहा है। लास्ट ईयर अगर स्टार्ट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्ट आई थिंक 53 के आसपास, 59 के आसपास इनके स्टोर्स थे। इन्होंने 14 स्टोर्स ऐड किए, ये 73 पे पहुंच गए। अब लास्ट ईयर में इन्होंने बोला था 20 करेंगे, बट 14 स्टोर्स को ऐड किया। अब इनके जो गुरुग्राम वाले जो स्टोर्स ओपनिंग था वो डिले हो गया था बिकॉज ऑफ जो पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स थे दिल्ली में अराउंड Q3 Q4। तो ऑलमोस्ट 70 डेज के आसपास, 70 to 90 डेज के आसपास कंस्ट्रक्शन हो नहीं पाया। तो स्टोर लॉन्च इनका डिले हो गया। तो ये स्टोर लॉन्च अभी इस क्वार्टर में Q1 में इनका पूरा हो गया। तो 8 स्टोर्स इन्होंने ऐड किए और इस साल का भी टारगेट इनका यही है, ऑलमोस्ट 20-25 स्टोर्स ऐड करना। और अभी जो करंटली स्टोर काउंट 80 पे है उसको 100 तक लेके जाने का इनका टारगेट है। तो इसेंशियली क्या हो रहा है ना, इनका स्टोर एडिशन का पेस बढ़ रहा है। अब जैसे स्टोर एडिशन का पेस बढ़ेगा, आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। एंड ये सेम फैक्टर को हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था। अब इनके स्टोर्स ये जनरली एक तो ऑपरेट करते हैं मेट्रो सिटीज, टीयर 1 सिटीज। करंटली फोकस इनका एरिया ये रीजन है। तो यहाँ पे अगेन प्राइम लोकेशंस में इनके स्टोर्स होते हैं जहाँ पे रेंटल्स ज्यादा होंगे। तो इनके जब स्टोर एक्सपांशन का पेस बढ़ता है तो एक तो ये रेंटल, ये सब खर्चे वो बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको ये स्टोर्स को ऑपरेट करने के लिए एक स्किल्ड मैन पावर चाहिए। अब सी, जो वॉचेस को ये कस्टमर को रिटेलिंग का काम ये करते हैं, दीज आर टेक्निकल प्रीशियस वॉचेस। काफी कस्टमर को भी आपको जब सर्व करना है, आपको उसका अगर मेंटेनेंस, आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट आता है, तो अगर उसको आपको सर्विस करना है तो आपको कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और फिर HNIs है, अल्ट्रा HNIs है, आप उनके साथ पार्टनरशिप, मतलब उनके साथ आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है, तो यू नीड टू बी ग्रूम। तो इनका एम्प्लॉयज का जो कोई भी ऑनबोर्ड होता है एम्प्लॉय, तो हार्ड ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का तो ग्रूमिंग होता है, राइट। तो ये सब खर्चे, जब एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगा, एज स्टोर एक्सपेंशन होगा, तो ये भी इनके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा है, रेंटल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। फिर आप स्टोर एक्सपेंशन करेंगे तो आपका इन्वेंटरी भी बढ़ेगा। तो इन्वेंटरी एक्वायर करने के लिए आपका अगेन वो खर्चा बढ़ेगा। तो इसेंशियली ये जो 3-4 खर्चे ना, ये इनके बढ़ रहे हैं। अब ये खर्चे फिर भी ठीक है, ये आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ पार्सल जब आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हो। तो ये खर्चे एक्सपांड बढ़ना इज स्टिल गुड, बट ओके। बट दूसरा जो इनका एक पार्ट है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है सोर्सिंग फ्रॉम दी स्विट्जरलैंड दैट दे डू। तो ये जो CHF INR, जो स्विस करेंसी है CHF, वहां उसका जो फ्लक्चुएशन होता है FX में, ये भी इनके मार्जिन को कॉन्स्टेंटली हैम्पर कर रहा है। और ये प्रीवियस पूरे साल की भी यही स्टोरी रही है। INR और CHF का जो फ्लक्चुएशन रहा है FX रेट में, ये इनके मार्जिन को कॉन्स्टेंटली हैम्पर किया। इस क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे 6 करोड़ का जो इम्पैक्ट आया है, विच इज ऑलमोस्ट 33% ऑफ द पैट जो इन्होंने इस क्वार्टर में दिखाया है, दैट हैज सोनली कम फ्रॉम दी फ्लक्चुएशंस इन दी FX रेट। अब ये कॉन्स्टेंटली इन्होंने उस पॉइंट पे, जो इन्होंने प्रीवियस कॉन कॉल हुआ था वहां पे मेंशन किया था कि हमारी जो FX को
हेजिंग करने का जो पॉलिसी हमने उसको स्ट्रेंथन किया है। अर्लियर दे वर डूइंग लेसर हेजिंग, उन्होंने उस परसेंटेज को बढ़ाया है ऑलमोस्ट 50% प्लस अब ये हेजिंग एफेक्ट्स का करते हैं। बट स्टिल अगर अननेचुरल या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर फ्लक्चुएशन आता है तो दैट इज स्टिल नॉट इनफ, और जिसकी वजह से इनके जो एफेक्ट्स के रिलेटेड लॉसेस है इस क्वार्टर में भी बढ़े हैं। तो ये 3-4 मेजर फैक्टर्स है, रेंटल्स, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस और ये CHF INR की जो फ्लक्चुएशन है। सेम स्टोरी एज ऑफ FY25 इस क्वार्टर में भी इनके बॉटम लाइन को काफी हद तक इम्पैक्ट किया है। तो अगर इनके नंबर्स देख ले तो नोटिस टॉप लाइन का ग्रोथ इज स्टिल गुड 27%, EBITDA ग्रू हार्डली 5%, पैट तो 16% से डिग्रू हो गया, मार्जिन इंपैक्ट हो गए। मार्जिन अगर EBITDA लेवल पे देखेंगे तो 300 बेसिस पॉइंट से EBITDA और पैट मार्जिन भी अराउंड 300 बेसिस पॉइंट से इम्पैक्ट हुए। तो रीजंस एज आई कैन मेंशन दीस 3 रीजंस हैव एसेंशियली इंपैक्टेड जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी है, EBITDA हो या फिर पैट हो। ऑपरेशनल खर्चे भी बढ़े हैं और आपका ये अदर एक्सपेंसेस जिसकी वजह से बॉटम लाइन भी इम्पैक्ट हुआ है। तो ये इसेंशियली इनके पूरे नंबर्स का जिस्ट है। रेवेन्यू वाइज तो इनका ग्रोथ फिर भी ठीक ठाक आ रहा है। इनका अगर एवरेज सेलिंग प्राइस देखिए तो वो बढ़ा है, अभी वो 2,13,000 पे पहुंचा है। तो 6-7% की ग्रोथ वहां पे भी आती है, जो इसेंशियली सेल्स में एड करती है। एंड देन सेम स्टोर जो सेल्स ग्रोथ है वो भी हेल्दी है, अराउंड 18%। अब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ SSG होता है, वो क्या इंडिकेट करता है कि आपके एग्जिस्टिंग स्टोर जो है आपके सेल्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? बिकॉज एक तो स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो नए स्टोर्स भी सेल्स में ऐड करेंगे और जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उनका कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो 18% है, टोटल सेल्स ग्रोथ 27% है, तो मेजॉरिटी इट इज ड्रिवन बाय द एग्जिस्टिंग स्टोर्स। तो इनका प्रोडक्ट्स बिक रहा है, सेम स्टोर जो सेल्स ग्रोथ है वो भी अच्छा है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो अदर सब चीजें हैं और प्रोमिनेंटली ये जो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये जो INR CHF की फ्लक्चुएशन की वजह से इनको एवरी क्वार्टर इंपैक्ट लेना पड़ता है, दैट इज रियली समथिंग दैट दे कुड अवॉइड। अब क्योंकि कॉन कॉल नहीं होता है तो देयर इज नो क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग एंड गेटिंग इनसाइट की इसको एग्जैक्टली टैकल करने के लिए रिमाइंडर ऑफ द ईयर में इनका क्या स्ट्रेटेजी है। तो ये अगर होता तो बेटर होता, बट अभी करंटली वो तो हो नहीं रहा है। अब इनके डेवलपमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो एज टोल्ड कि इनका जो सिटी ऑफ टाइम गुरुग्राम में इनका डेस्टिनेशन इन्होंने स्टार्ट किया है। इन्होंने वहां पे 7 स्टोर्स को लॉन्च किया है, जिसमें से जो 2 है वो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है, मतलब एक ही स्टोर में आपको मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हो जाएंगे। ऑलमोस्ट आई थिंक 50 ब्रांड्स पर स्टोर आर अवेलेबल। एंड 5 है दिस आर एक्सक्लूसिव सिंगल ब्रांड शॉप्स। तो इन्होंने ये 7 स्टोर्स को ओपन कर लिया है। इसके अलावा इनका जो ज्वेलरी सेगमेंट में फोरे करने का प्लान था, लास्ट क्वार्टर्स में इन्होंने मल्टीपल टाइम्स इटरेट किया था, इसका स्टोर भी ओपन हो गया है। तो ये वेंचर इसका इनका सक्सेसफुल अभी लग्जरी ज्वेलरी में भी हो गया है। रिमोवा का तो ऑलरेडी मुंबई में इनका स्टोर था, दिल्ली में इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो लग्जरी ज्वेलरी और जो लगेज है दे आर स्टिल गोइंग एज प्लान्ड। अब ये जो 7 स्टोर है रिटेल जो लग्जरी वॉचेस करते हैं वो भी ओपन हो गए। अब आगे का क्या प्लान है? तो अभी 7 स्टोर्स इन्होंने ऑलरेडी ओपन किए हैं, 2 और स्टोर्स, 2 आउटलेट्स और गोइंग टू कम इनटू द सिटी ऑफ टाइम। तो यहाँ पे 2 और स्टोर्स ऐड होने वाले हैं और द रिमाइंडर ऑफ द ईयर में तो जैसा इनका प्लान है 100 तक पहुंचना, अभी 80 पे पहुंचे हैं। तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ स्टोर एक्सपेंशन दैट इज गोइंग टू हैपन। अब एक बात जो अच्छी है कि इनका ये जो स्टोर एक्सपेंशन करंटली चल रहा है, अब जो ये स्टोर्स ओपन हो गए, दे हैड सम टाइम, मई में ओपन हुआ है, तो बिफोर फेस्टिवल पीरियड स्टार्ट्स जहाँ पे इसेंशियली जो वॉचेस की थोड़ी डिमांड बढ़ती है, बीट फॉर ओन कंजम्पशन या फिर गिफ्टिंग पर्पस के लिए, तो यहाँ पे ये डिमांड ये फुलफिल कर पाएंगे, ये जो स्टोर का प्रेजेंस इनका हुआ है। तो ये तो चलो अच्छी बात है कि फेस्टिवल पीरियड को ये केटर कर पाएंगे थ्रू दी एग्जिस्टिंग स्टोर जो इनको ओपन हुआ है। बट देन रिमेंडर ऑफ द ईयर के लिए भी इनका प्लान है टू रीच अराउंड 100 स्टोर्स। अब इसके अलावा करंटली जो इनका फोकस था कि टियर 1 और मेट्रो सिटीज में एक्सपेंशन करना, अब दे हैव अंडरस्टूड कि बियॉन्ड दैट आल्सो वी कैन थिंक ऑफ जहाँ पे देयर इज मे बी सेमी अर्बन और टियर 2 सिटीज। जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स की बात की, जैसे देहरादून हो गया, विजयवाड़ा हो गया, दीज आर सम ऑफ टियर 2 सिटीज, बट यहाँ पे भी अच्छी डिमांड एज पर देयर एनालिसिस इज गोइंग टू बी देयर। तो यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन करने का इनका आगे चलते हुए भी टियर 2 सिटीज में भी जाने वाले हैं। तो सिटीज जो मेट्रो और टियर 1 में जो इनका फोकस था वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। अब इससे क्या होने वाला है, एक तो रेंटल्स रिलेटिवली वुड बी लेसर यहाँ पे अगर ये जाते हैं, एंड इनका प्रोडक्ट मिक्स भी थोड़ा अलग होगा। बिकॉज अगर ये टियर 1 में अगर हायर एंड पे और जो वॉचेस थे अगर उनको सेल कर पा रहे थे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा मे बी विल बी एट अ लोअर प्राइस पॉइंट, कंसीडरिंग की जो वहाँ पे पॉपुलेशन है उसकी एस्पिरेशन नीड जो भी है उसके हिसाब से प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा चेंज होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है। अब इसका इम्पैक्ट इनके पीएनएल में कैसा होगा तो वो तो हमें थोड़ा टाइम के साथ पता चलेगा। बट एक्सपेंशन का प्लान आर स्टिल गोइंग एज एक्सपेक्टेड। अब इसके अलावा इन्होंने अब 2 जो इसेंशियल प्राइम डेवलपमेंट्स हैं जो इनके बिजनेस पे स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट करने वाले हैं, वो है एक तो EU FTA और दूसरा है GST।
अब EUFTA वाज इन टॉक्स सिंस लॉन्ग टाइम और ये अभी अनाउंस हो गया है अक्टूबर 1 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब EUFTA से होने क्या वाला है, तो ये जो स्विस से वॉचेस इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, इसके रेट्स धीरे धीरे कम होने वाले हैं। अब ये फेजेस में होने वाला है, इमीडिएटली एक ही साल में कोई पूरा बेनिफिट आने नहीं वाला। आई थिंक ओवर 7 to 8 ईयर से पूरा बेनिफिट जो कस्टम ड्यूटी जीरो होने वाली है वो आएगा बेनिफिट। तो ये स्टार्ट होगा अक्टूबर से इनको पॉजिटिवली सपोर्ट करना। तो कस्टम ड्यूटी अगर कम होती है तो इसेंशियली इनकी जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी, तो इनको एक थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अगर इनको कस्टमर को अगर पास ऑन करना है, नहीं करना है, या फिर उसको खुद के पास रखेंगे तो मार्जिन में सपोर्ट मिलेगा। तो ये अभी करंटली इन्होंने बोला है कि इनका स्ट्रैटेजी काफी सिंपल सा है। अगर कोई भी गेन्स हमें आते हैं इन 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 लाइन विथ, अगर यूएफटीए आता है और उससे अब जो आया ही है इसेंशियली, तो जिसकी वजह से अगर कुछ भी बेनिफिट्स मिलते हैं तो दोज आल्सो विल बी शेयर्ड विद द ब्रांड्स एंड सम पार्ट विल बी आल्सो पास्ड ऑन। बट अगर उसके साथ ही अगर जीएसटी का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, अब ऑलवेज देयर वाज टॉक्स इन द पास्ट कॉन कॉल्स कि इनकी कुछ प्रोडक्ट्स पे अगर 18% जीएसटी है, अगर वो 28% पे हो जाएगा तो हाउ कंपनी इज गोइंग टू मैनेज दैट प्रॉब्लम। बट अब तो बात हो रही है कि भाई लग्जरी गुड्स पे 40% जीएसटी लगने वाला है। अब ये 40% जीएसटी एग्जैक्टली किस प्राइस रेंज के अबव लगने वाला है वो क्लियर नहीं है, और ये लगने भी वाला है कि नहीं उसका एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं है। बट दैट इज एंटिसिपेटेड कि भाई लग्जरी गुड्स पे 40% लगता है, तो जिसमें ये लग्जरी वॉचेस भी आती है, तो इनका कितना पार्ट ऑफ द सेल्स इससे इफेक्ट होगा ये देखना पड़ेगा। बट इन्होंने हिस्टोरिकली भी अपने कॉन्कॉल्स में ये काफी क्लियरली मेंशन किया इनके सीईओ ने कि अगर उसके साथ अगर जो यूएफटी का बेनिफिट है, उसके साथ अगर जीएसटी का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो दैट ऑल्सो विल बी शेयर्ड विद द ब्रांड्स। तो गेन भी विल शेयर किया जाएगा, अगर नेगेटिव कुछ प्रेशर आता है, लॉस होता है, या फिर कुछ भी कट्स लेने पड़ते हैं, तो वो भी ब्रांड के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये इनका ब्रांड के साथ बात ऑलरेडी हो चुका है। तो अब ये आने वाला है तो उसका इम्पैक्ट हमें अगले क्वार्टर्स में दिखेगा। बट स्ट्रेटेजी इज इन प्लेस, अगर गेन्स आते हैं उसको भी शेयर किया जाएगा। तो इसेंशियली अगर ये जीएसटी जब तक पिक्चर में नहीं था ना, तो स्टोरी ये था कि अगर ये गेन्स आते हैं तो सम पार्ट ऑफ इट विल बी हेल्ड ऑन टू बाय ये जो इथॉस है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा, एंड सम पार्ट विल बी पास्ड ऑन टू कस्टमर। तो जिसकी वजह से प्राइसिंग और ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, जो सेल्स को बूस्ट करता है। बट ये अब जीएसटी इज अ बिग फैक्टर, दो देखना पड़ेगा। तो इसके ओवरहैंग भी है, अब ये जब तक क्लियर नहीं होता तो स्टॉक पे भी इसका ओवरहैंग करंटली रहने वाला है। अब इस क्वार्टर का जो इम्पैक्ट आया है, इनके मार्जिन जो थोड़े डिक्लाइन हुए हैं, इसको इंप्रूव करने पे मैनेजमेंट ने क्या पॉइंट्स पे फोकस किया। तो मैनेजमेंट का कहना है कि वी हैव ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड सम ऑफ द डिस्काउंट जो हम लोग दे रहे थे। इसके अलावा हमने कुछ प्राइस हाइक्स भी लिए हैं और ऑपरेशनल इफिशियंसीज भी गेन करने पे हमारा फोकस है। तो अगले क्वार्टर में Q2 से ही इनका कहना है कि यार मार्जिन्स विल स्टार्ट टू इंप्रूव। ये तीन फैक्टर्स हैं, प्राइस हाइक्स, डिस्काउंट को कम किया है, और ऑपरेशनल इफिशिएंसी रैशनलाइजेशन जो भी ये कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट Q2 ऑनवर्ड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्जिन्स शुड इंप्रूव फ्रॉम हियर ऑन, ऐसे इनका कहना है। अब इस क्वार्टर में इन्होंने एसेंशियली ये जो सीटीआई टाइम खोला है ना, इसकी वजह से एडिशनल कुछ इन्होंने प्रमोशनल एक्टिविटीज किया है, मार्केटिंग पे स्पेंड किया है, जो सारे इनका कहना है आर इनिशियल कॉस्ट। तो इनिशियल ये सब खर्चे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड इसका बेनिफिट हमको मिलेगा। ये सब जब स्टोर मैच्योर होंगे, इनसे पर स्टोर जब सेल्स बढ़ने लगेगा, तो अगेन हमारे खर्चे अब उतने पेस से नहीं बढ़ेंगे और रेवेन्यू ग्रोथ आने लगेगी, तो बॉटम लाइन में वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगी। तो बट इट्स गोइंग टू टेक टाइम। अभी हार्डली कितना 4 मंथ्स हुआ है, बट ये स्टोर्स मैच्योर होते होते टाइम आएगा, राइट। बट ये देखना पड़ेगा आगे कैसे टर्न आउट होता है। अब इनका गाइडेंस क्या है, हेजिंग रिलेटेड क्या स्ट्रेटेजी, अब वो तो हमें कॉन कॉल हुआ नहीं तो पता नहीं है। बट अदरवाइज इनका एक्सपांशन का जो प्लान है, 25 to 27% ग्रोथ इज एंटिसिपेटेड इनके सेल्स में, जो इनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस है। मार्जिन अराउंड 14-15 आसपास इनका रहता है, वो मार्जिन मेंटेन करने पे इनका फोकस होने वाला है। एक्सक्लूसिव ब्रांड जो है इनके पोर्टफोलियो में करंटली 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस क्वार्टर में भी आई थिंक इन्होंने 3 नए एक्सक्लूसिव ब्रांड्स को ऐड किया है, एंड वन ऑफ देम इज इनटू लगेज कैटेगरी। तो लगेज साइड पे भी नए ब्रांड्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, और ये ब्रांड्स कॉन्स्टेंटली इनके पोर्टफोलियो में ऐड होते हैं, जिसको अगेन अगर आपको कस्टमर को सर्व करना है तो यू अगेन नीड टू कीप एक्सपांडिंग योर जो स्टोर प्रेजेंस है। तो ये इनका पूरा सिचुएशन रहा है इस क्वार्टर का। रेवेन्यू अगर नंबर छोड़ दे तो बाकी सब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इनका। बट विल हैव टू सी, अब जैसे बोला है मार्जिन इंप्रूव होगा, एक्सपेक्टेड है बाय द Q2 एंड रिमाइंडर ऑफ द ईयर। H2 तो जनरली इनके लिए अच्छा होता है, तो क्या ये अपने मार्जिन को अगेन हिस्टोरिकल जो 13-14-15% के आसपास होते थे, 15 to 16% के आसपास होते थे, उसको लेके जा सकते हैं कि नहीं, और ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इनका इंप्रूव होता है कि नहीं, और ये एफएक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं, ये देखना थोड़ा जरूरी होगा। तो विल कीप ट्रैकिंग। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइमेक्स की बात करते हैं। अब टाइमेक्स का बिजनेस मॉडल रिलेटिवली थोड़ा अलग है। अब ईथॉस जो है प्राइमरीली इज इनटू रिटेलिंग ऑफ लग्जरी वॉचेस। अब टाइमेक्स क्या करता है, टाइमेक्स एसेंशियली इज अ
यूएस बेस्ड पेरेंट कंपनी, इनकी ये इंडिया प्रेजेंस है, टाइमेक्स इंडिया ग्रुप। अब इनका प्रेजेंस मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो इनका हिमाचल में बद्दी में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस भी, इंटरनेशनल भी इनका प्रेजेंस है। तो ये अपनी घड़ी मैन्युफैक्चर भी करती है, इनके पास लाइसेंस ब्रांड्स भी है, तो दोनों है, ओन ब्रांड्स एज वेल एज लाइसेंस ब्रांड्स। अब इनका बिजनेस मॉडल में एक तो प्राइस पॉइंट भी अलग है। तो इथॉस जहाँ पे हाई अल्ट्रा लग्जरी और वेरी प्रीमियम कैटेगरी में काम करता है, टाइमेक्स का जो प्रेजेंस है इट इज इनटू मास एज वेल एज सेमी लग्जरी कैटेगरी। तो इनका जो प्राइस पॉइंट होता है, इथॉस का जो प्राइस पॉइंट है इज वेरी डिफरेंट। वो 1 लाख 2 लाख से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल 2 3 4 crores पर वॉच, राइट। टाइमेक्स का प्राइस बैंड इज वेरी डिफरेंट, ये स्टार्ट होता है 3 5 हजार से स्टार्ट होता है एंड इट गोज इनटू लैक्स। तो प्राइस पॉइंट इज ऑल्सो डिफरेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है और इनका जो स्ट्रेटेजी है वो भी अलग है। अब इस क्वार्टर के इनके नंबर्स है ना, और इनका परफॉर्मेंस इस क्वार्टर का इज नॉट वन ऑफ। तो इनके प्रीवियस 3 4 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। लास्ट ईयर का इनका ग्रोथ ऑलमोस्ट 30% का रहा है, मार्जिन कंपेयर टू FY 24 इंप्रूव हुए हैं। तो इसेंशियली व्हाट इज इसेंशियली वर्किंग ये थोड़ा समझते हैं। तो इनका क्या हुआ है ना, इन्होंने एक तो अपना जो दो फैक्टर्स है इनका, जो एक तो प्रोडक्ट मिक्स है वो बेटर हो रहा है। अभी इसेंशियली इनके रेवेन्यू में प्राइमरी कंट्रीब्यूटर था जो इनका मास कैटेगरी के जो वॉचेस है टाइमेक्स ब्रांड के अंदर जो सेल करते थे, उसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, और जो ब्रांडेड लाइसेंस है जो हायर प्राइस पॉइंट पे बिकते हैं उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। अब जैसे उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ये थोड़े बेटर मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, तो इनको इनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स एसेंशियली बेटर हो रहा है। और दूसरा है इनका डिजिटल चैनल पे जो फोकस है वो अब इनको पे करना स्टार्ट कर रहा है। तो डिजिटल चैनल पे इनका कॉन्स्टेंटली फोकस रहा है, और ये डिजिटल कंट्रीब्यूशन का जो डिजिटल चैनल्स में क्या क्या आता है, टाटा क्लिक है और जो ये सारे क्विक कॉमर्स है, यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा प्रेजेंस बढ़ाना शुरुआत किया है। तो ये डिजिटल चैनल का जो एडॉप्शन बढ़ा है, यहाँ से जो सेल्स आ रही है इनकी ग्रोथ को एड कर रही है। तो अगर इनके नंबर्स देखिए तो यू विल नोटिस इनका जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 55% पे रहा है। अब ये ग्रोथ थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा दिखता है, बट ये थोड़ा लोअर बेस पे रहा है। तो Q1 जो लास्ट ईयर का था वो थोड़ा सॉफ्टर था, तो उसके कंपैरिजन में ये ग्रोथ थोड़ा सा सॉफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख रहा है। बट ये नंबर्स इस क्वार्टर के अगर आप Q1 लास्ट Q4 से भी कंपेयर करें तो भी बेटर है। तो अगर ईयर ऑन ईयर देख ले तो EBITDA ऑलमोस्ट 5x हुआ है, पैट ऑलमोस्ट 7x हुआ है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, 13% पे पहुंचे हैं, पैट मार्जिन 9% पे पहुंचे हैं। तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस सॉलिड है। और ये क्वार्टर अगर कंपेयर करें क्यों क्यों तो वहां पे भी रेवेन्यू 25% से बढ़ा है, एबिटा 57% से बढ़ा है, पैट 68% से बढ़ा है। तो डेफिनेटली नंबर्स आर रियली इंप्रेसिव। तो ये अब ड्रिवन कहाँ से हो रहा है, तो इनका इनके जो लाइसेंस ब्रांड्स है इसेंशियली ये ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। जैसे इनके पास वर्साशी है, गेस है, यूसीबी है, परला है। तो ये सारे जो लाइसेंस ब्रांड्स है ये बेटर कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नंबर शेयर किया है, तो इफ यू लुक एट सम ऑफ दिस नंबर्स यू विल नोटिस कि गैस ब्रांड के अंदर जो वॉचेस से सेल करते हैं वो 33% से ग्रोथ आई है, वर्साशी का ग्रोथ है वो 18%, और टाइमेक्स जो इनका खुद का पोर्टफोलियो है वो भी 77% ग्रो हुआ है। तो मार्जिन इसेंशियली ड्राइव हुए हैं जो लाइसेंस ब्रांड्स है, रेवेन्यू ग्रोथ जो ड्राइव हुआ है उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी टाइमेक्स का रहा है। तो बोथ एस्पेक्ट है वो अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ड्रिवन हुई है। और इसमें कंट्रीब्यूशन क्या रहा है डिजिटल चैनल्स का। तो डिजिटल ई कॉमर्स पे जो इनका ग्रोथ है ऑलमोस्ट 100% प्लस पे रहा है। अगेन जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म की हमने बात की जहाँ पे ये सेल करते हैं, 100% प्लस का ग्रोथ इज वेरी गुड। अब ये ड्राइव कैसे हुआ है, तो इन्होंने काफी फोकस किया है अपने पोजीशनिंग पे, ब्रांड स्टोरी टेलिंग पे इन्होंने फोकस किया है, ब्रांड एम्बेसडर्स को हायर किया है, कंज्यूमर पेनिट्रेशन पे इनका फोकस रहा है थ्रू डिजिटल चैनल्स, और इन्होंने अपने कुछ जो ओल्डर आइकॉनिक ब्रांड्स थे उनको रीलॉन्च किया है विद न्यूअर ट्विस्ट। तो ये सब जो इनके स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स रहे ना, इन्होंने इसेंशियली इनको ये ग्रोथ लाने में एड किया है। FY 25 का ग्रोथ एंड जो 3 क्वार्टर्स थे, लास्ट 3 क्वार्टर्स वो इंप्रेसिव रहे थे, और इस साल का जो शुरुआत है ना दैट इज इवन मोर इंप्रेसिव। तो इनका बिजनेस करंटली इज गोइंग रियली वेल। अगर ये कॉन कॉल करते और ये अगर फ्यूचर गाइडेंस देते, और अगर फ्यूचर गाइडेंस का अगर स्टोरी अगर एग्जैक्टली पता चलता तो और बढ़िया प्रोस्पेक्ट हो जाता। बिकॉज करंटली अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो ये अराउंड 63 64 के आसपास इनका ट्रेलिंग पी है, फॉरवर्ड पी वुड बी इवन लेसर, राइट। तो ट्रेलिंग पी इज लेसर कंपेयर टू जो पी पे इथॉस करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 70 to 74। तो वैल्यूएशन वाइज भी नीचे है, ग्रोथ भी बेटर है कंपेयर टू इथॉस। तो रिलेटिवली ल्यूक्रेटिव बेट है ये टाइमेक्स का करंटली जो ग्रोथ करंटली डिलीवर कर पा रहा है। बट उसका करंटली गाइडेंस नहीं पता है, ये ग्रोथ कंटिन्यू कितना हो सकता है, ईयर एंड में कितना ये टारगेट कर रहे हैं, अगर वो पता चलता तो और बेटर होता। सी अब ये करंटली टेलविंड्स क्या है ना, अब जो इनकम टैक्स रिलेटेड कट्स हुए हैं, वुमन पार्टिसिपेशन इन दी वर्कफोर्स बढ़ रहा है, रेट कट्स हुए हैं, तो इसेंशियली कंजम्पशन इज गोइंग टू स्पाइक अप, और ये कंजम्पशन जब स्पाइक अप होगा
तो टाइमेक्स स्टैंड्स टू मोर बिकॉज ये जो प्राइस पॉइंट पे करंटली खेल रहा है, ये प्राइस पॉइंट पे इथॉस नहीं खेल रहा है। इथॉस करंटली प्लेइंग इनटू अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट्स, राइट। तो जो टाइमेक्स है ये डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे अवेलेबल है और इनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो करंटली अराउंड 50-55 पे है, 55,000 पे है। ये बढ़ने का स्कोप बेटर है जैसे इनका प्रोडक्ट मिक्स और इंप्रूव होगा। तो इसेंशियली टाइमेक्स स्टैंड्स टू गेन जो भी कंजम्पशन पिकअप होता है इवन गोइंग फॉरवर्ड इन दी करंट जो अपकमिंग फेस्टिवल पीरियड है। तो अगर समराइज करें तो करंटली मुझे इथॉस से कंपैरिजन में टाइमेक्स बेटर प्लेस लग रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। इनकी जो स्ट्रेटेजीज है वो भी इनको करंटली हेल्प कर रही है। डिजिटल अगर प्रेजेंस आपका डिजिटल आपके लिए अगर अच्छा करता है तो फिजिकल स्टोर काउंट अगर आप नहीं बढ़ाते एग्रेसिवली, हालांकि इनका फिजिकल प्रेजेंस इज वे बेटर देन इथॉस। इथॉस तो रिसेंटली एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया, तो टाइमेक्स इज वेरी एस्टैब्लिश प्लेयर, तो फिजिकल प्रेजेंस तो ऑलरेडी इनका अच्छा है एंड दैट इज आल्सो ग्रोइंग एट अराउंड 22%, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो करंटली मुझे टाइमेक्स थोड़ा बेटर प्लेस लगता है कंपेयर टू इथॉस, और क्योंकि इथॉस के एक तो नंबर्स नहीं आ रहे और वैल्यूएशन पे थोड़ा ये हायर साइड पे बैठा है, तो अपसाइड यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड है। जब तक इनका रेवेन्यू पिकअप होता नहीं है और ये प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं होता है, तो इथॉस के लिए अपसाइड दिखाना इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। और सबसे बड़ा ओवरहैंग तो इथॉस के लिए वही है, अगर जीएसटी में अगर ये 40% ब्रैकेट में चले गए तो अगेन वहां पे अब सी अगर कॉन्सेप्चुअली देखिए तो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो लग्जरी गुड्स की वो इम्पैक्ट नहीं करती है। इसेंशियली जो अल्ट्रा लग्जरी या फिर एचएनआई अल्ट्रा एचएनआईज है, ये इनका सेंटिमेंट अगर 1 करोड़ की घड़ी है, अगर वो 5-10 लाख से बढ़ भी जाता है प्राइस, तो इनका डिसीजनिंग चेंज नहीं होने वाला है। तो उस हिसाब से लॉजिकली जो कॉन्सेप्ट वाइज है वो सेंटिमेंट इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बट इट इज अगेन एट द एंड ऑफ द डे इंडियन कंज्यूमर, वो थोड़ा तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। अगर ये 40% ब्रैकेट में जाते हैं तो ये बड़ा ओवरहैंग है। अब ये कैसे पैन आउट होता है वो तो हमें रिमेनिंग क्वार्टर्स में पता चलेगा। तो ये अब तक की इनकी स्टोरी है। आई विल कीप यू पोस्टेड इफ रिमेनिंग अपडेट एनी एडिशनल कम्स अप, लेट मी नो इफ यू क्वेरीज एंड आई विल डू द अपकमिंग वीडियो। थैंक्स सो मच।